नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसने भारत को भारतवर्ष बनाने में अपना अहम योगदान दिया। जी हाँ, जो लगातार समाज सेवा करके अपने प्रयासों से समाज में बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एकल संस्थान की चेयरपर्सन मंजू श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजू श्रीवास्तव जी से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले उनके एक सफर की झलक देख लेते हैं। देश की सेवा करने का सबसे उत्तम तरीका तो सेना में जाकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करना है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिना सरहद पर जाए देश की सेवा में लगे हैं। उनकी कौन सोचता है जो वनों में रहते हैं। हमारे देश के वनवासी लोग अपनी स्थिति के कारण हमारे समाज से कटे रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं के बिना ही पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। इन वनवासी लोगों के जीवन में शिक्षा की ज्योति को जलाया है। एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है। हफ्ते में एक भी छुट्टी ना लेकर पूरे 7 दिन काम करके समाज में बदलाव की उस किरण को जलाया है जो सबके बस की बात नहीं होती। सुबह घर का काम करना, दिन में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आकर काम करना और फिर समाज सेवा के लिए निकल जाना। 2 दिन की छुट्टी होने पर प्रवास पर जाना ताकि आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 250 गांव, छोटे कस्बे, नगर और शहर, हर जगह प्रवास करके चीजों को समझा, कहां पर बदलाव की जरूरत है उसे जाना, फिर अपनी मेहनत से कई महिलाओं, वनवासी बच्चों के जीवन को बदल दिया। एकल अभियान जिसका एकमात्र मकसद है भारत में कोई बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे। एकल अभियान की नींव रखने में जिनका अहम योगदान रहा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी सफल महिला की बात करते हैं तो हमारे जहन में उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं जो या तो बड़ी नेता हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ या फिर कोई सेलिब्रिटी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 6 दशक समाज सेवा को दिया, जिसने परिवार के साथ दुनिया को परिवार माना, वनवासी ग्रामीण बच्चों को अपनी संतान माना, उनकी पढ़ाई भी अपने बच्चों की जैसे कराने का प्रण लिया। यूपी के उन्नाव में जन्मी, यूपी में पढ़ाई पूरी की, कलकत्ता में नौकरी की, एक आम गृहिणी, पेशे से प्रोफेसर और धर्म समाज सेवा। हम बात कर रहे हैं एकल प्रयास पत्रिका की मुख्य संपादक, गोल्ड मेडलिस्ट, एकल की मार्गदर्शक प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव की। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन इनकी प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में मंजू श्रीवास्तव विचार पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही हैं। यही है कि आपके सामने ही और आपके योगदान से ही एकल संस्थान की नींव रखी गई। एक विद्यालय से 1 लाख से ज्यादा विद्यालय हो चुके हैं। एक महिला होने के नाते कितना मुश्किलों भरा सफर था ये सफर तो बहुत लंबा है और बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किलों भरा भी है, लेकिन वो कैसे आसान होता चला गया ये जरूर एक समझने की भी बात है और बताने की भी बात है। ये 80 का दशक था। अगर सन 86 में मेरा पूर्व परिचय, चूंकि मेरा पूरा परिवार ये राष्ट्रीय विचारधारा का है, तो हमारे अच्छे परिचित लोग थे। सबसे पहले वनवासी विषय का परिचय मुझे माननीय श्याम जी से मिला, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। और चूंकि मेरे पिताजी संघ के बहुत बड़े अधिकारी थे, तो ये सभी प्रचारक घर पे आया करते थे। जब मैं कोलकाता में थी उन दिनों, कॉलेज में लेक्चरर थी,
उस समय मेरे घर आए। मैं राष्ट्रीय विचारधारा, संघ परिवार ये तो जानती थी, लेकिन बनवासी विषय मुझे नहीं पता था। पहली बार मैंने उस समय सुना, लेकिन मुझे समझाने के लिए मुझे एक यात्रा करनी पड़ी। और ये 86 का ही समय है, 1986, जब मैं कोलकाता से रांची होती हुई और गुमला की यात्रा पर गई, और गुमला से भी बहुत इंटीरियर के गांव में गई। वो मेरा बनवासी समाज से सबसे पहला साक्षात्कार था। एक बनवासी बोलते ही बनवासी, आदिवासी, एक कल्पना उभरती है मन में कि जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सड़कों पर अपने परिधान में, अपने बालों में कुछ इस प्रकार के पंख, फूल आदि लगा के अपने लोकल नृत्य करते हैं। उस कल्पना से मन में रखते हुए जब मैंने उनको वास्तविकता में देखा, उनके भाव को समझा, उनकी प्रतिभा को देखा, यहां से मेरा खुद का, मैं ये मानती हूं कि मेरे जीवन का ही एक परिवर्तन की राह प्रारंभ हो गई। किसी समाज का परिवर्तन तो बाद में किया, पहले तो मेरा ही परिवर्तन हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन मी। ये एक ऐसा दौर था कि फिर तो मुझे एक जुनून सवार हो गया। बस बनवासी क्षेत्र में कोई मौका मिलता और मैं निकल जाती। उस समय एकल अभियान का जन्म नहीं हुआ था। उस समय बनवासी कल्याण आश्रम के कार्य हुआ करते थे और वो सब पूरे बिहार में थे, झारखंड नहीं बना था। इस अनुभव ने और उस बनवासी के साक्षात्कार ने, उसके निर्मल प्रेम ने, उसकी कुटिया में जमीन पर बैठकर जो कुछ भी उसने खिलाया, काली चाय पिलाई, कभी बेर खिलाए, कभी महुआ खिलाए, और धीरे धीरे मेरा अंतःकरण, वो मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि मैं कब और कैसे उस धारा में बह गई। मेरे अंतःकरण का, सोच का, विचारधारा का परिवर्तन हुआ। हाँ, राष्ट्रीय विचारधारा मेरे अंदर बहुत प्रखर थी। उसका कारण मेरे परिवार का बैकग्राउंड है, जिसके कारण आपने पूछा है कि महिला के लिए कठिन। तो सृष्टि में पहले तुम्हें ये बता दूं कि मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने आप को किसी कैटेगरी, महिला कैटेगरी या ब्रैकेट में महिला नहीं माना। शायद इसका कारण ये भी होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाइयों में कोई अंतर नहीं किया। पालन पोषण में, पढ़ने में, खेलने में, कूदने में। मैंने एनसीसी की है, ट्रिपल एनसीसी की ट्रेनिंग ली है। मैं बहुत अच्छी बेस्ट प्राइज जीत चुकी हूँ। तो आप ये कह सकती हो कि मैंने अपने आप को कभी उस तरह से कि मैं महिला हूँ, कमजोर हूँ, निरीह हूँ, कैसे होगा, क्या करूँगी, ये प्रश्न मेरे सामने कभी नहीं आते थे। और शायद इसी प्रकार जो व्यक्तित्व मेरा बना, उसने मुझे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में या किसी भी चुनौती का सामना करने में कभी कोई परेशानी नहीं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, यस। आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर अपना अनुभव शेयर करूंगी। शुरू में हमारे पास कोई कुक भी नहीं होता था। बच्चे यानी परिवार, पति देव का ऑफिस जाना, बच्चों का विद्यालय जाना, स्कूल जाना, मेरा कॉलेज जाना, फिर घर आना, यानी जो एक गृहस्थ मलिका, पूरा गृहस्थ जीवन भी था, बड़ा परिवार था, उसका भी ख्याल रखना, और फिर संगठन के बारे में सोचना। तो प्रारंभ में मैं विद्यार्थी बनी। किसी भी कार्य को करने से पहले सीखना जरूरी है। अर्थात जो प्रारंभिक यात्राएं मैंने की वो अध्ययन यात्राएं थी। उनको मैं कहती हूँ मेरी लर्निंग जर्नी थी। बहुत कुछ सीखा, संगठन सीखा, उस समाज को बहुत बारीकी से समझा, उनके सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, उनके एम्बिशंस क्या होते हैं। तो जब आप प्रवास पर जाती थी, कई सारे ऐसे भी जगह आप गई होंगी जहाँ पर लोगों को नाम सुनते ही खौफ खाता हो, नक्सल
क्षेत्र हो वो, बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसा सफर था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। ये तो वही दशक है 80 का, जब पूरे दक्षिण बिहार में चारों तरफ खून खराबा, एक्सटॉर्शन, हत्याएं, और जगह जगह खूनी क्रांति के बोर्ड लगे होते थे। मैं उस काल की बात कह रही हूँ। तो घर में मेरे पतिदेव को डर तो लगता था, लेकिन मेरी बेटियां बड़ी निर्भीक थी और मैं बस निकल जाती थी। और हाँ, ये जरूर मैं सोचती थी कि अगर बच गई तो घर आ जाऊंगी, नहीं तो शहीद हो जाऊंगी। सचमुच वो बहुत ही विशेष काल था मेरे जीवन का। मैं सीख भी रही थी, समझ भी रही थी और मन ही मन भविष्य के बारे में योजनाएं भी सोच रही थी। शायद मेरा मस्तिष्क ओवर टाइम काम करता था। मुझे वो कार्यकर्ता याद आते हैं पुराने, जिनकी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ करके वो जंगलों में निकल जाती थी। खतरनाक रास्तों से गुजरी। रांची से जब बिल्कुल खतरनाक रास्ते में जाना और फिर वहां से 4 बजे सुबह निकलना, और इतनी कहानियां सुन रखी थी कि यहीं पर अटैक होता है। तो रास्ते में हनुमान चालीसा पढ़ती हुई आ रही थी कि मैं बच के निकल जाऊं। डर लगता था, लेकिन वो डर ऐसा नहीं था। वो डर जो था वो मुझे और भी अधिक निडर बना देता था। जाना है, समझना है, देखना है। और मैंने ऐसी बहुत सी दुष्कर यात्राएं की हैं। डर ही नहीं, बहुत कठिन रास्ते से। कोई सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियां होती थी। कई बार पानी में से निकलना, कटीली झाड़ियों से निकलना, और वो कटीली झाड़ियां भी ऐसी। मैं तो साड़ी पहनती थी, क्योंकि सारे हमारे कार्यकर्ता बच्चे मुझे अपने बच्चों जैसे लगते थे। तो मैं माँ के रूप में ही या बड़ी बहन के रूप में, तो मैं तो साड़ी उठा के किसी तरह रास्ते पार करती। बहुत कठिन रास्तों से, लेकिन एक जोश होता था, उम्र भी थी, बिना थके बिना हारे बढ़ते जाना बस। पर सारी थकान मिट जाती थी जब उनके बीच में हम पहुंच जाते थे। उन गांव के जो लोग होते थे हमारे वनवासी। इस सफर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के चप्पे चप्पे की बात करें हम, छोटे छोटे गांव, नगर, कस्बे, कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। हर जगह की महिलाओं से आप मिली, उनको समझने के प्रयास किए। कुछ ऐसी महिलाएं जो आज भी पर्दे के अंदर रहती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने सपने तो देखे हैं लेकिन संसाधन की कमी है। तो कहां पर बदलाव लाने की जरूरत है, और आपके इस सफर में क्या कुछ बदलाव आपकी तरफ से लाए गए? सुंदर प्रश्न है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं, चूंकि महिलाओं को मैंने लाचार कभी नहीं माना, और मेरे अंदर का यह दृढ़ विश्वास कि महिला का, वास्तव में महिला का सशक्तिकरण शब्द भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में लिबराइजेशन, ये सारी बातें होती है। मैं तो यह मानती हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में मैं 3 देवियों का उल्लेख हमेशा करती हूं, और ये मैं मानती हूं कि यदि रक्षा विभाग दुर्गा संभालती है, शिक्षा विभाग सरस्वती संभालती है, और अर्थ विभाग लक्ष्मी संभालती है, यानी किसी भी संविधान में या कह लीजिए पार्लियामेंट में, यानी स्वयं नारायण के पार्लियामेंट में 3 सबसे कठिन विभाग संभालने वाली महिलाएं। कहने का तात्पर्य है, महिला के अंदर रक्षा करने की क्षमता, गुरु है ही वो, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसको सब कुछ पहले मां सिखाती है। घर की सारी व्यवस्था को सीमित धन में संभाल कर कैसे वो खर्च करती है, इसलिए उसके अंदर नैसर्गिक क्षमताएं हैं। और वो नैसर्गिक क्षमताएं ऐसी हैं
कि मैनेजमेंट उसको सीखना नहीं पड़ता। मंजू जी, आप कॉलेज में लेक्चरर थे, तो कॉलेज को भी संभालना, घर में बच्चों को संभालना, पूरी फैमिली को संभालना, फिर समाज सेवा के लिए निकल जाना, तो कैसे मैनेज किया आपने इन सारी चीज़ों को? टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली वर्ड। हर एक के पास 24 घंटे हैं और आपको अपने डेली रूटीन के काम भी पता है। इट इज अप टू यू कि आप अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करती हैं। उसी काम को हमारी कुछ बहनें दिन भर करती रहती हैं, समय ही नहीं मिलता। लेकिन उसमें से समय निकालना, हाँ, ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि, चिंतन, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में अगर संकल्प आ जाए मुझे ये करना है। मेरा जीवन केवल गृहस्थी, चौका, रोटी बनाना यहाँ तक सीमित नहीं है। मेरे जीवन का कुछ तो लक्ष्य है, कोई अर्थ है। मैंने जन्म क्यों लिया है? मैंने इस भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। मैं कहीं और भी तो पैदा हो सकती थी, किसी रेगिस्तान में हो सकती थी, कहीं और हो सकती थी, लेकिन मैंने भारत में ही क्यों जन्म लिया? तो मैं भारत की नारी की पहचान बनूं। ये ईश्वर की कृपा मानती हूं कि मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया। मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां से मुझे राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा के संस्कार मिले, और मेरी शिक्षा में भी मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरी चेतना जगाई। हाँ, मुझे बहुत रुचि थी पढ़ने की, तो जो मैंने पढ़ा, मैंने विवेकानंद के साथ भगिनी निवेदिता को भी पढ़ा, मैंने झांसी रानी के जीवन को भी पढ़ा, और मुझे हमेशा ये चरित्र प्रभावित करते थे। जब मेरी सहेलियां स्कूल में, कॉलेज में कुछ फिल्म फेयर, और उस ज़माने में एक मैगजीन होती थी स्टार डस्ट करके, वो पढ़ती थी, वो मुझे दिखाती थी, लेकिन मुझे उनमें रुचि नहीं आती थी। तो शायद भगवान ने मुझे किसी विशेष प्रयोजन से ही जन्म दिया था, गढ़ा था। तो वहां से जो संकल्प अपने अंदर उत्पन्न होता है, वह संकल्प ही आपको राह दिखाता है कि आप जो काम 4 घंटे में करती थी, वो काम आप 1 घंटे में कर लेती है। मैंने परिवार मैनेज किया, बच्चों को भी पढ़ाती थी, पति की भी सेवा की, उनके लिए भी भोजन बनाना, घर का ख्याल रखते हुए वापस आना, फिर अपने संग। मेरी बहुत सक्रिय जीवन जिसे हम कहेंगे एकल अभियान के लिए, वो 89-90 से शुरू होता है, जब वनबंधु परिषद का जन्म कोलकाता में हुआ। इस एकल अभियान का सबसे पहला, सबसे प्रमुख संगठन वनबंधु परिषद कोलकाता में 89 में बना। 14 जनवरी की उस पूजन में मैं भी थी। मैं उसकी प्रथम संगठन मंत्री बनी, और वहां से मुझे एक, कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा फ्रेम मिल गया, जहां से मुझे मार्ग मिला कि अब कैसे बढ़ना सिस्टमैटिक ढंग से। उसके पहले मैंने सीखा बहनों को कैसे राह दिखाना, उसके लिए खुद मॉडल बनना पड़ता है। मुझे मॉडल बनना पड़ा। जब मैं खुद करने लगी, तब मैं अपना अब सामने खड़ी हूँ। मैं भी माँ हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं आपकी जैसी हूँ। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हो? आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट कन्विंसिंग पॉइंट। मैंने सब कुछ किया। ये पूरा सफर आसान नहीं था, लेकिन जितनी मुश्किलें थीं, उससे कई बड़े थे मंजू जी के हौसले, और इन्हीं हौसलों के कारण तो ये सब हो पाया है। उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं से मिलकर, उन्हें समझकर, परेशानियों को जानकर बदलाव की उस बयार को बिछाया, जिसकी राह ये वनवासी लोग कब से देख रहे थे। आसान नहीं होता एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा को समझ पाना, लेकिन मंजू जी ने न सिर्फ अलग अलग जिले के लोगों की भाषा को समझा, बल्कि उनकी परेशानियों को कम करके उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। अभी तक आपके सफर में आपने 250 से ज्यादा गांव कवर किए,
100 नगर कवर किए, छोटे छोटे कस्बों में आप गई और कई सारी महिलाओं से आप मिली, और आपने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी आपने प्रवास किया और एकल अभियान को वहाँ तक भी आपने पहुँचाया है। तो इस सफ़र को लेकर क्या कहना? बिल्कुल ठीक है। ये सफ़र ही मेरी, जैसे कोई कॉलेज में पढ़ता है ना, क्लास अटेंड करता है, ये सफ़र जो है ना, ये मेरी क्लास है। यानी मैं सीखती हूँ, जितना सफ़र करती हूँ मेरी डिग्री उतनी आगे बढ़ती है। तो करते करते, पोस्ट ग्रेजुएट करते करते पीएचडी कर डाली मैंने यात्रा की। तो दैट यात्रा, द जर्नी ऑफ लाइफ gave me the total spectrum of my work. It was so beautiful. बहुत खट्टे मीठे अनुभव आए, बहुत खट्टे मीठे। एक बार तो, और मेरी एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन ये थी कि मैं परिवार में ही टिकूंगी, क्योंकि मुझे घर को जोड़ना है, घर की माँ को जोड़ना है, घर की बेटी को जोड़ना है, घर के बच्चों को, उनके पति को कन्विंस करना, अगर महिलाओं को जोड़ना है। इस राह में तो पुरुषों को भी जोड़ा। चैप्टर की रचना ही इस प्रकार से हुई, और एक समय था जब चैप्टर खड़े, चैप्टर का मतलब नगर संगठन, वो वनबंधु परिषद के चैप्टर हो या अन्य, वो एक प्रकार से एक एक्सपर्टीज हो गई कि चैप्टर कैसे बनते हैं। अनगिनत चैप्टर बनाए, कुछ नहीं तो 25-30 चैप्टर बनाए होंगे अपने तो जीवन अलग में। अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलते होंगे, तो कैसे ये कैसे मैनेज होता था? कैसे उनकी बातों को आप समझ पाती थी? थोड़ा उड़ीसा में हुआ, लेकिन इसका अनुभव मोस्टली दक्षिण में होता था। दक्षिण में होता था, ट्रांसलेशन के माध्यम से हुआ। मैं केरल में जब जाती थी तो मैं इंग्लिश में बोलती थी और वहाँ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट, तो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट। जेस्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके चेहरे पे जो इमोशंस आते, भाव भंगिमा, वो आधा काम कर देती है। आपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उसमें एक नेपाल भी जोड़ना चाहिए, हांगकांग भी जोड़ना चाहिए। हाँ, मेरी सबसे यादगार यात्रा 2006 में अमेरिका की रही। ह्यूस्टन से शुरू करके कैलिफोर्निया तक और बीच में कनाडा में टोरंटो। एक प्रयोजन से ही गई थी, और उस समय पहली बार मैंने लैपटॉप पर हाथ लगाया था। प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंटेशन बनाना, देना। हाँ, मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, शायद ये मेरे लिए एक पॉजिटिव बात थी कि मुझे विषय रखने में, बोलने में असुविधा नहीं होती थी। प्रारंभ में मैं तैयारी भी करती थी, बाद में तो विषय जब इतना अच्छा समझ में आ जाता है तो बिना तैयारी के भी हम आगे बढ़ जाते हैं। हर आदमी के पीछे एक औरत की का हाथ होता है, उसकी तरक्की के पीछे। मंजू जी की तरक्की के पीछे किसका हाथ है? स्वाभाविक है, मेरे पति देव का। मेरे पति देव मिस्टर श्रीवास्तव, वे एस्कॉर्ट्स में एक अच्छे पद पर थे। हाँ, उनका कोई संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन अगेन आई विल से कि मेरा भाग्य अच्छा था जो मेरा उनसे विवाह हुआ। उन्होंने बहुत जल्दी, प्रारंभ में तो स्वाभाविक है, हर पति की तरह अगर पत्नी निकल के हर वीकेंड में बाहर चली जाए, बच्चों को छोड़ जाए, तो स्वाभाविक है कि पति को थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है, थोड़ी परेशानी उनको भी होती थी। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उन महिलाओं की तरह नहीं हूँ। मेरा जीवन किसी पर्पस के लिए हुआ है और मेरे जीवन में ये लक्ष्य है, और इस रियलाइजेशन के साथ उन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान भी किया और आगे बढ़कर मेरा सहयोग किया, और यहाँ तक कि बच्चे भी हमारे मेरे सहयोगी बन गए। हाँ, उसके लिए मैंने एक काम जरूर किया। जब मैं इस प्रकार की वनवासी यात्रा पर गई तो मैंने ये प्रयोग किया कि मैं अपने पति को और अपनी दोनों बेटियों को मैं ले गई, और उन्होंने 5-5 दिन, 6-6 दिन वनवासी क्षेत्रों में भ्रमण करके वहाँ का आनंद लिया, उनके नृत्य में भाग लिया, उनके साथ खेले,
उनको समझ में आ गया कि मैं जाती कहाँ हूँ, किस कार्य के लिए मैं दिन रात मगन रहती हूँ। सारे काम मैकेनिकल करते हुए भी मेरे दिमाग में एक पैरेलल चिंतन चलता रहता है कि मैं योजना बनाती रहती हूँ, अब क्या करूँगी, कैसे करूँ। महिला विभाग ही खड़ा करने के लिए अनगिनत प्रयोग करने पड़े और उनको समझना पड़ता था। हर तरह की बहनें थी। आपने अभी कहा कि विभिन्न क्षेत्र की, विभिन्न स्तर की, कम पढ़ी बड़ी लिखी, बिल्कुल घरेलू, मॉडर्न, एकदम क्लब गोइंग, कैसे उनके जीवन में एक ध्येयवाद को जागृत करना, यही एक स्टेपिंग स्टोन था जिसको शायद मैं कर पाई ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मुझे भी संगठन का पाठ मिला अपने गुरुओं से, जिनसे मैंने सीखा। संघ के प्रचारक, अधिकारी, स्वयं मेरे पिता, स्वयं माननीय श्याम जी के माध्यम से संगठन की परिभाषा को समझने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने सफलतापूर्वक जो सीखा उसका प्रयोग किया। कोरोना काल, उस पल को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। सभी से कहा गया था सभी घर के अंदर रहें और ना रहते तो जान को खतरा था, लेकिन अपनी ना सोचकर समाज की जो चिंता करता है उसके कदम कभी नहीं रुकते, और मंजू जी के कदम भी नहीं रुके। लोगों की मदद करने के लिए वो घर से निकलकर लगातार डटी रही, और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए सुनते हैं। कोरोना काल का अगर हम जिक्र करते हैं तो आज भी डर जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में कोरोना ने बहुत मुश्किलें खड़ी की। कई लोगों के परिवार तबाह हो गए। ऐसे में कोरोना ने बहुत लोगों को काम करने से भी रोका, लेकिन एकल अभियान वहां नहीं रुका। एकल अभियान वहां पर भी काम कर रहा था और लोग भले रुक गए हों, लेकिन एकल अभियान ने उस समय उनका भी पूरा काम किया, उससे और ज्यादा तेजी से काम किया जैसे वो काम कर रहा था। कोरोना काल का जो सफर था, अगर उसे हम याद करें और उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सचमुच में ऐतिहासिक, या मैं यूं कहूं कि इस पूरे काल को, इस कोरोना कोविड के काल को एकल अभियान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सकता है। इस समय हमारे माननीय श्याम जी एक स्थान पर बैठ गए और क्योंकि मूवमेंट मना था, विद्यालय बंद कर दिए गए, लेकिन हमने दूसरी विधाएं निकाली। इस पूरे कार्य में हमने जमीन से लेकर के अट्टालिकाओं तक में रहने वाले लोगों को झोपड़ी में रहने वाले कार्यकर्ता से जोड़ दिया। इस पूरे अभियान में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग मिला हमें, तरह तरह के ग्रुप। तो हुआ क्या कि फिजिकल एक्टिविटीज तो रुकी, लेकिन वैचारिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक गतिविधियां बिल्कुल नहीं रुकी। हम भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए और इसका जो परिणाम निकला, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, देश भर के बड़े बड़े शहर, सब जगह अपने चैप्टर हैं, नगर संगठन है, कहीं ग्राम संगठन है। उसके परिवार में बहनें, और वो एक ऐसा समय था जबकि बहनों के कई बार ऐसा होता था कि घर में काम करने वाले सहायक भी नहीं आते थे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी। मैं स्वयं जानती हूँ ये बात को। लेकिन प्रतिदिन नियम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बहनों को विभिन्न स्तर पर कार्यकर्ताओं की मां बनाया। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर ही हमेशा से निर्भर रहता है। हर राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है, जिसकी उपलब्धियों से उस राष्ट्र का विकास होता है। महिलाओं, बच्चों के बाद युवा पीढ़ी को भी समझाया कि वो कैसे समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। शहर के युवा जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा था, उन्हें प्रवास पर ले जाकर गांव की ऐसी लत लगा दी कि वो भी अपने कदम ना रोक पाए। मंजू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी डटे रहे, लेकिन ये कैसे हुआ? इतना आसान भी नहीं था। युवा वर्ग की सोच को बदल पाना, उन्हें बताना कि समाज सेवा में जो आत्मिक सुख है वो और कहीं नहीं।
आप कॉलेज में लेक्चरर थे। अभी तक महिलाओं के बारे में हमने बहुत कुछ बात की कि आपने कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया, उनके सपनों को कैसे आपने पूरा किया। अब अगर बात करूं मैं युवाओं की, तो क्या कॉलेज के बच्चों को भी आपने अपने साथ समाज सेवा में लगाया? क्या उनके जीवन में भी आपने बदलाव लाए? बिल्कुल। युवाओं के बारे में मेरी एक स्पष्ट धारणा है, क्या ये कह लो कि मेरा एकदम फर्म बिलीव है, विश्वास करती हूँ। यूथ आर टू बी रीच्ड, नॉट टू बी प्रीच्ड। हम बड़ों के अंदर एक अभ्यास होता है कि हम युवाओं को सामने देखते हैं और उनको उपदेश देने लगते हैं। हम वही गलती करते हैं। युवा के करीब जाओ, उसे अपने करीब लाओ, अपना दोस्त बनाओ। इस युवा को अपना मित्र बनाने में मेरी बढ़ती उम्र कभी बाधा नहीं बनी। मैं आज भी बच्चों के बीच में बच्चों की तरह, युवाओं के बीच में युवाओं की तरह घुल मिल करके उसको समझो। अगर हम ये शुरू कर देते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, वो संभव नहीं है। हर पीढ़ी अपने साथ अपने ढंग का आचार, व्यवहार, विचार, तौर तरीका, लाइक डिसलाइक लेके आते हैं। समय भी बदलता है, पूरा माहौल बदलता है, वातावरण बदलता है। ये परिवर्तनशील समाज है। लेकिन युवाओं के अंदर जो ताकत है, जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो सोचने की क्षमता है, किसी से कम नहीं है। आज मैं सोचती हूँ कि आज भी अगर कुछ अटक जाता है मेरे सेल फोन में या लैपटॉप पे, तो मैं अटक जाती हूँ। लेकिन एक छोटा सा भी बालक पास में है, मेरा ग्रैंडसन ही क्यों नहीं होगा, वो मेरी समस्या हल कर देगा। यानी युवा की जो तीक्ष्णता है, हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको थोड़ा सा संकेत चाहिए, मार्ग चाहिए, रास्ता दिखा दो। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। जब मैं कोलकाता में थी, घरों में जाती थी, हर उम्र के बच्चे मिलते थे, तो उनको मैं कहानियां सुनाती थी, अपने वनवासी क्षेत्रों की कहानियां सुनाती थी। एक से एक मन को छूने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं। वो अगर आपको सुनाने लगूंगी तो मुझे 24 घंटे यही बैठना पड़ेगा, शायद फिर कभी बताऊंगी। उन घटनाओं को सुनाती थी, उन वनवासी बच्चों के बारे में बताती थी, तो शहर के बच्चे उत्सुक हो गए। जब उनकी उत्सुकता जागृत होती थी तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया कि हम युवाओं को भी और छोटे बच्चों को भी, सबको लेके जाएंगे। वहां से निकला ड्रीम इंडिया टूर। युवाओं के लिए हमने अपने सपनों का भारत, चलो तुम्हें दिखाते हैं, अपने सपने का गांव बनाओ, गांव बनाओगे तो भारत बन जाएगा। अर्थात उनको गांव ले गए, गांव के बच्चों के साथ कबड्डी खिला दी, वो जीत गए, ये हार गए। वो पेड़ पे चढ़ गए, ये नीचे से देख रहे थे। वो पानी में कूद गए, ये खड़े रहे किनारे पे, इनको कपड़े भीगने का डर था। उनका जीवन देखने के बाद मुझे आज तक वो घटना याद है कि कोलकाता में जब वो बच्चे लौट कर आए, मोस्टली उसमें से वनबंधु परिषद के मेंबर्स थे, उनके भी परिवार थे और कुछ अन्य भी थे। तब उन बच्चों ने गोष्ठी की और एक दिन मुझे बुलाया। उन्होंने सबने आपस में दोस्ती करके धन संग्रह किया और उन्होंने एक निर्णय किया, इस बार की दीपावली में हम कोई भी पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। हजारों हजारों रुपए के पटाखे हम जला देते हैं और गांव में उनके पास चप्पल नहीं है, बस्ते नहीं है, अच्छी किताब नहीं है। उनके मन में यहाँ उपदेश नहीं, उस अनुभूति ने काम किया और इस प्रकार युवाओं के अंदर एक चेतना जागृत हुई। मैं आज भी इस कार्यक्रम में हूँ। एकल संस्थान के अंतर्गत उसकी हमने इस प्रकार के कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार्स, गांव में ले जाना, उनकी यात्राएं कराना और 3-4 दिन वहाँ रहकर गांव में फावड़ा चलाओ, सोकपिट बनाओ, गड्ढे खोदो,
उनसे ही काम करवाया और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इससे जीवन में एक ओरिएंटेशन आता है। जस्ट लेट देम फील इट, डोंट प्रीच। ऐसा करना चाहिए नहीं, आओ हम करते हैं। इसने उस धारा को जन्म दिया और आज एकल युवा के नाम, मुझे याद है कि जब मैं कलकत्ता में थी तब कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमने यूथ फॉर सेवा के नाम से इसको शुरू किया था और युवोदय के नाम से बहुत अच्छे कार्यक्रम किए थे। उसके बाद मैं कलकत्ता से मूव कर गई, दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया, कुछ दिन दक्षिण में रही, तब एकल युवा के रूप में उसी विधा का नया जन्म हुआ और आज पूरे देश में एकल युवा बहुत अच्छी तरह से सक्रिय होकर के और कार्य कर रहे हैं। रिटायरमेंट का नाम सुनते ही मन में तो बस आराम ही आता है। अब वो समय है जब हमें पूरा समय परिवार और खुद को देना चाहिए, लेकिन मंजू जी की कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो जल्दी रिटायरमेंट इसलिए लिया कि वो घर पर आराम नहीं बल्कि समाज सेवा कर पाए। उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन रफ्तार कुछ कर गुजरने की अभी भी धीमी नहीं है और ना कभी होने वाली है। अभी रुकना नहीं है, बहुत कुछ बाकी है जहां बदलाव लाने की जरूरत है और जब तक वो नहीं होता ये कदम नहीं रुकेंगे। हैरान ना हो, आप खुद ही सुन लीजिए मंजू जी की जुबानी कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया है। मैम, ये तो बात थी युवाओं की कि आपने कैसे युवाओं की जिंदगी बदल दी। उन्हें गांव से ही प्रेम होने लग गया और उसके बाद उन्होंने भी समाज सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अब मैं अगर बात करूं रिटायरमेंट की आपकी, तो लोग अक्सर रिटायरमेंट इसलिए जल्दी ले लेते हैं कि वो अपने परिवार को टाइम दे पाए। आपने रिटायरमेंट जल्दी ली, लेकिन परिवार के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए। जिस उम्र में रिटायरमेंट लेकर लोग आराम से घर पर आराम करते हैं, उस समय आपने युवाओं की तरह बिल्कुल काम किया समाज में बदलाव लाने के लिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने उस उम्र में रिटायरमेंट नहीं लिया जब लोग आराम करने लगे। मेरा पहले से ही, मैं समझती हूँ कि जब मैं बिल्कुल किशोरावस्था में थी, मैं हमेशा ये सोचती थी कि 50 वर्ष के बाद अपने लिए कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करूँगी। मेरे लिए समाज सेवा, मानव सेवा, देश सेवा है और देश सेवा ही मानव सेवा है और यही मेरे लिए आराधना है, आध्यात्म है। मैं स्वामी विवेकानंद के कथन पे विश्वास करती हूँ जब वो कहते हैं कि माई नेशनलिज्म एंड माई स्पिरिचुअलिज्म आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन। मुझे पता नहीं क्यों विवेकानंद के हर कथन से बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं उनको खूब पढ़ती हूँ, बार बार भी पढ़ती थी। मुझे लगता है कि वे मेरे मानसिक, मेरे जो मेंटालिटी या कह लो कि जो मेरा व्यक्तित्व, उसके वो गुरु रहे या मार्गदर्शक रहे। उनसे बहुत प्रेरणा भी मिली और सोचने की और यानी दूर तक देखने की क्षमता भी प्राप्त हुई। तो पहली बात तो 50 वर्ष के बाद, अर्थात मैंने उस उम्र के लिए इंतजार नहीं किया और रिटायरमेंट नहीं लिया, रिजाइन किया स्ट्रेट अवे। कॉलेज से रिजाइन किया। मेरे कॉलेज में भी मेरी प्रिंसिपल, मेरे कोलीग बड़े परेशान हुए, लेकिन ठीक है। तो अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए और मेरा सहयोग किया मेरे बच्चों ने। मेरी बेटियों ने कहा कि हाँ माँ, आप, मेरे पतिदेव ने भी, आपने पूछा था। निश्चित रूप से मुझे अपने परिवार का गहरा सहयोग मिला। धीरे धीरे तो बहुत से लोग समझने लगे, यानी पूरा परिवार ही, सबको ये समझ में आ गया जब मैं कई बार पारिवारिक कार्यक्रम भी, उत्सव भी छोड़ देती थी क्योंकि मैं प्रवास पे होती थी। महिलाओं के जीवन में कुछ दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके मैरिड यानी विवाहित। करवा चौथ, मुझे याद नहीं कि मैंने उस पूरे 35-36 काल के इस जीवन में कितनी बार करवा चौथ घर पे की होगी, बहुत कम। कई बार तो ट्रेन में बैठे बैठे ही चांद के दर्शन किए और प्रणाम किया और
व्रत तोड़ा। तो ऐसा जीवन, तो इसीलिए कुछ लोग कहते थे बड़ी पागल है। मुझे पागल भी सुनना पड़ा। जब कोई कुछ अलग करता है तो अक्सर इस तरीके की बातें होता है। तो लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि पागल ही होते हैं जो कुछ इस प्रकार का करते हैं। तो मैंने, क्योंकि कुछ करना ही था। आज जब मैं जीवन के इस मोड़ पे आकर के खड़ी हूं और पीछे घूमकर अपने जीवन का सिंहावलोकन करती हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अपने परिवार को किसी भी प्रकार से ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी उपेक्षा के कारण मेरे परिवार में कोई कुछ खराब हुआ। उसका नियोजन किया। उसका कारण ये था कि धैर्यपूर्वक, मेरी भी बेटियां किशोर अवस्था में आई, उनकी भी ऐसी उम्र हुई जब माता पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने सब बातों का ध्यान रखा, उनको बढ़ते देखा, उनको समझा, लेकिन मैं सफल हो पाई उनको समझाने में। और जब मेरी बेटी को उसके स्कूल में, असेंबली में इस बात के लिए पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया गया कि उसकी माँ देश के लिए, गरीबों के लिए, गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, उस दिन मेरी बेटी बहुत खुश होकर के घर आई और बोली, माँ आज ऐसा हुआ। और मैंने जब असेंबली में बताया तो बहुत तालियां बजी और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बहुत प्यार किया। अर्थात जब माँ कुछ ऐसा काम करती है तो, और वो बच्चे अगर समझते हैं तो दे फील प्राउड अबाउट इट। मैं कह सकती हूँ कि हमें अपने, जब इस प्रकार के हम काम करें तो अपने बच्चों से शेयर करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि जो माताएं बच्चों को छोड़कर क्लब जाती हैं, सिनेमा जाती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, उनके बच्चे भी तो छोड़ के जाती है ना तो वो क्या सोचते होंगे। लेकिन मेरे बच्चों ने हमेशा मेरे बारे में बहुत श्रद्धा का भाव रखा और शायद इसीलिए उन्हें सपोर्ट किया, मैं मैनेज कर पाई। मंजू जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी जनरेशन को और ऐसे लोगों को जो समाज सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणों की वजह से असमर्थ हैं। आपकी बातों को सुनकर आज उन्हें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपने सफ़र के बारे में बताने के लिए। और आपने जितना भी काम किया है, आपने जितने भी बदलाव लाए हैं, वो तारीफ के काबिल हैं। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपने इतने सारे बदलाव किए हैं और महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है और इस समाज में आप लगातार बदलाव ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी हमारे साथ मंजू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि सफ़र उनका कैसा था और एकल अभियान की नींव रखने में उनका अहम योगदान भी था। एकल अभियान इसी तरीके से लगातार समाज में बदलाव लाने के प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त होगी क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और एकल अभियान ये कदम आगे इसी तरीके से बढ़ाता रहेगा। और जो समाज सेवा एकल अभियान कर रहा है, ये समाज सेवा लगातार जारी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर से हाजिर होंगे, एक नए व्यक्तित्व से आपको मिलवाएंगे और जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।